नेपाल एक ऐसा देश है जिसे हिमालय की तलहटी में इसकी प्राकृतिक सुंदरता और राजनीतिक उथल-पुथल के लिए जाना जाता है। लेकिन सितंबर 2025 में इस शांत दृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। युवा आंदोलनों, सोशल मीडिया प्रतिबंध और वर्षों से चली आ रही आर्थिक असमानता ने मिलकर देश की राजनीतिक संरचना को बदलने वाला तूफान खड़ा कर दिया। जैसे ही सड़कें लोगों से भर गईं, राजधानी काठमांडू की संकरी गलियों में युवा प्रदर्शनकारियों की आवाजें गूंज उठीं। पुलिस और सेना के हस्तक्षेप से तनाव बढ़ता गया। एक तरफ पुरानी सरकार के अवशेष थे, तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी की गुस्सा और उम्मीदों से भरी मांगें थीं। तो नेपाल यहाँ तक कैसे पहुँचा? क्या ये सब घटनाएं सिर्फ सोशल मीडिया प्रतिबंध से जुड़ी थीं, या ये समाज के भीतर गहरे जनस्फोट का हिस्सा थीं? 2006 में माओवादी विद्रोह के दौरान भी युवा सड़कों पर उतर आए थे और सरकारी भवनों में रैलियां की थीं। आज के प्रदर्शन डिजिटल संचार और सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण और तेज, संगठित और व्यापक हो गए हैं। नेपाल की ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझना आधुनिक प्रदर्शनों को समझने के लिए जरूरी है। 18वीं सदी से यहाँ राजशाही का शासन था। 1990 में संवैधानिक सुधारों के बाद संसदात्मक लोकतंत्र आया, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता जारी रही। 2001 में राजा की हत्या और 2006 में माओवादी विद्रोह ने राजनीतिक व्यवस्था पर सार्वजनिक विश्वास को झकझोर दिया। उदाहरण के लिए 1990 के लोकतंत्र आंदोलन के दौरान लोग सड़कों पर स्वतंत्रता और न्याय के नारे लगाते थे। आज युवा सोशल मीडिया पर रोक के कारण फिजिकली संगठित हो रहे हैं और नए तरीकों से इतिहास को दोहरा रहे हैं। नेपाल की अधिकतर आबादी युवा है और जेन-जेड के लगभग 60% लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म विचारों को तेजी से फैलाने और 2025 के प्रदर्शनों के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। काठमांडू के एक विश्वविद्यालय छात्र ने सोशल मीडिया प्रतिबंध के जवाब में अपने साथी छात्रों के साथ फिजिकल बैठकें शुरू की और शुरुआती कोर ग्रुप बनाया। चंद दिनों में हजारों युवा पूरे शहर से जुड़ गए। नेपाल में आय वितरण असमान था, ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर कम था और शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सीमित थी। उदाहरण के लिए पोखरा के पास एक गांव में रहने वाले एक छात्र को इंटरनेट कट जाने के कारण ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। इसे शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन के साथ साथ आर्थिक अवसरों पर रोक माना गया, जिससे प्रदर्शनों में भागीदारी बढ़ी। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने अवैध गतिविधियों और गलत सूचना का हवाला देते हुए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब बंद कर दिए गए। सोशल मीडिया युवाओं के लिए अपनी आवाज उठाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन था। इस प्रतिबंध को डिजिटल स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में देखा गया और युवा तेजी से संगठित हुए। जो आंदोलन छोटी सड़कों से शुरू हुआ था, कुछ ही दिनों में राजधानी और अन्य बड़े शहरों में बड़े जन आंदोलन में बदल गया। काठमांडू के डाउनटाउन में एक 20 वर्षीय छात्र नेता ने हजारों प्रदर्शनकारियों के लिए समन्वय केंद्र बनाया। यहाँ युवा प्रदर्शन मार्ग निर्धारित करते थे और सुरक्षा उपायों पर चर्चा करते थे। शुरू में सिर्फ डिजिटल स्वतंत्रता की मांग थी, लेकिन बाद में प्रदर्शनकारियों ने सरकार की भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आर्थिक असमानता की समस्याएं उठाईं। अब प्रदर्शन सड़कों, सरकारी भवनों के सामने और विश्वविद्यालय परिसरों तक फैल गए। प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने काठमांडू सिटी हॉल के सामने बैनर लगाया और समान शिक्षा, निष्पक्ष शासन के नारे लगाए, जिससे अन्य शहरों में भी ऐसी कार्रवाई होने लगी। प्रदर्शन तेजी से देश भर में फैल गए। 13,500 से अधिक कैदी जेलों से भाग निकले और सरकारी इमारतों में आग लगाई गई। सरकार की निष्क्रियता और सेना का सहारा लेने से घटनाएं और उग्र हो गईं। कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन प्रदर्शन जारी रहे। कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 160 से अधिक लोग झड़पों में घायल हुए। पोखरा में सेना और प्रदर्शनकारियों की झड़प में प्रदर्शनकारियों ने 48 घंटे तक शहर के केंद्र को बैरिकेड्स से बंद कर दिया। युवाओं ने शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच की दूरी को पाट दिया और आंदोलन को फैलाया। महिला और छात्र समूहों ने आगे आकर नेतृत्व किया। नेतृत्व सिर्फ युवा पुरुषों तक सीमित नहीं था। सोशल मीडिया बंद होने के बाद वैकल्पिक संगठन के तरीके उभरे। विश्वविद्यालय के एक समूह ने एक पुराने सांस्कृतिक केंद्र में साप्ताहिक बैठकों का आयोजन किया और सोशल मीडिया प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी समन्वय बनाए रखा। 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया और देश छोड़ दिया। कई वरिष्ठ अधिकारी भी हटे।
संसद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना तैनात की गई और प्रदर्शनकारियों के नेताओं के साथ बातचीत की, जिन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का हवाला दिया। काठमांडू में बातचीत के दौरान युवा नेताओं ने प्रदर्शन की मांगों के दायरे पर चर्चा की और सेना से लोकतांत्रिक सुधारों की गारंटी मांगी। इन घटनाओं ने नेपाल में शक्ति शून्यता पैदा कर दी। लोकतांत्रिक सुधारों की संभावना बढ़ी, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व का संघर्ष और दृष्टिकोणों का अंतर अनिश्चितता को बढ़ाता गया। प्रदर्शनों ने अर्थव्यवस्था और समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया। पर्यटन क्षेत्र को गंभीर नुकसान हुआ। माउंट एवरेस्ट के टूर रद्द कर दिए गए। होटल और आवास उद्योग प्रभावित हुआ। सुरक्षा चिंताओं के कारण व्यापारियों ने उत्पादन और निवेश कम कर दिया। सोशल मीडिया प्रतिबंध से युवा उद्यमियों और छोटे व्यवसायों के लिए संपर्क मुश्किल हुआ। कुछ जातीय और क्षेत्रीय समूहों के बीच तनाव बढ़ा। तराई क्षेत्र के एक जातीय समूह ने प्रदर्शन का समर्थन किया और केंद्र सरकार से संघर्ष हुआ। युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी और सक्रिय सिविल सोसाइटी आंदोलन तेजी से बना। नेपाल के पड़ोसी भारत, चीन और पाकिस्तान ने स्थिति पर करीबी नजर राखी। भारत को सीमा सुरक्षा और शरणार्थियों की आमद का डर है, जबकि चीन नेपाल की अस्थिरता के क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने नेपाल के युवा आंदोलनों को डिजिटल स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मांग के संदर्भ में प्रकाशित किया। भारत ने सीमा क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए और चीन ने नेपाल सरकार से कूटनीतिक चैनलों के जरिए संपर्क किया। विशेषज्ञ 3 संभावित परिदृश्य बताते हैं। अगर सेना और प्रदर्शनकारी नेताओं के बीच समझौता हो जाता है तो लोकतांत्रिक सुधार तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। युवाओं को स्थानीय चुनावों में अधिक भागीदारी और शिक्षा नीतियों में प्रभाव मिल सकता है। अगर नेतृत्व का संकट और संघर्ष जारी रहता है तो अस्थिरता बनी रहेगी। सीमाओं पर सुरक्षा मुद्दे बढ़ सकते हैं और व्यापार और पर्यटन प्रभावित हो सकता है। नेपाल में अनिश्चितता सीमा संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रक्रिया के बाद युवा प्रमुख भूमिका निभाएंगे और डिजिटल स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग स्थायी हो जाएगी। नेपाल में जेन-जेड के प्रदर्शन सोशल मीडिया प्रतिबंध से शुरू हुए लग सकते हैं, लेकिन गहरे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण हैं। ऐतिहासिक टूटन, युवाओं की डिजिटल शक्ति और वर्षों से जमा गुस्सा इस आंदोलन को अनिवार्य बना दिया। यह प्रक्रिया नेपाल के भविष्य को बदल सकती है। यह लोकतांत्रिक सुधारों और नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म दे सकती है या अनिश्चितता और क्षेत्रीय जोखिम बढ़ा सकती है। लेकिन एक बात तय है, युवा पीढ़ी नेपाल के राजनीतिक और सामाजिक रास्ते में निर्णायक शक्ति बन गई है। और अब नेपाल के युवाओं के लिए सिर्फ एक संदेश है, हम ही भविष्य हैं। बदलाव हमारे साथ शुरू होता है। इस वीडियो में हमने नेपाल में युवा द्वारा रचे गए इतिहास और उनकी डिजिटल आजादी की लड़ाई के प्रदर्शन प्रक्रिया पर चर्चा की। अगर आप ऐसा और कंटेंट चाहते हैं तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि नेपाल की इन घटनाओं ने आपको कैसे प्रभावित किया। हम ही भविष्य हैं, बदलाव हमारे साथ शुरू होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट साझा करें।